आज का हमारा टॉपिक है चीन की संवैधानिक पद्धति के अध्ययन का महत्व, या हम कह सकते हैं कि हम जो चीन का संविधान है उसका अध्ययन क्यों करते हैं, उसका क्या महत्व है। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार चीन के विषय में कहा था कि वह एक सोया हुआ दानव है, उसे सोने दो, क्योंकि जब वह जागेगा तो संसार को हिला देगा। नेपोलियन की मृत्यु के बाद एक सदी के भीतर चीन अपनी सुस्तावस्था से जागने लगा, और यह नितांत सत्य है कि उसके जागरण ने विश्व को एक बार हिला दिया है। चीन में साम्यवाद की स्थापना ने एशिया में वैसे ही समस्या उत्पन्न कर दी जैसी समस्या 1917 में सोवियत रूस में साम्यवाद की स्थापना ने यूरोप के लिए की थी। चीन की परंपरावादी विस्तारवादी रही, और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि गत कुछ वर्षों में चीन ने अपनी इस विस्तारवादी नीति का परिचय दिया। चीन की जो संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन का जो महत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किन कारणों से चीन का जो संवैधानिक अध्ययन है वो क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसमें पहला है, चीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक प्रमुख शक्ति। लगभग 1 अरब 30 करोड़ की विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्ति की स्थिति प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। जून 1987 में चीन ने एक बहुत शक्तिशाली भूमिगत परीक्षण किया। मई 1992 में चीन ने 10 लाख TNT की क्षमता के परमाणु बम का परीक्षण किया, तथा इसके बाद भी वह अपनी परमाणु शक्ति को अधिकाधिक विकसित करने की दिशा में अग्रसर है। चीन ने आर्थिक क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति की। इनके अतिरिक्त चीन एशिया का एकमात्र देश है जिसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त है। ऐसी स्थिति में कोई देश और कोई अध्ययनकर्ता चीन की विचारधारा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन की भूमिका से चाहे सहमत हो या असहमत, उसके लिए चीन की राजनीतिक व्यवस्था को समझना आवश्यक हो जाता है। चीन साम्यवादी व्यवस्था का प्रतीक देश। 1990 तक सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप के राज्य, चीन और कुछ अन्य राज्यों में इस प्रकार विश्व के अनेक देशों में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित थी, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य और पूर्वी यूरोप के राज्यों ने साम्यवादी व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। यद्यपि वर्तमान समय में चीन के अतिरिक्त भी कुछ अन्य देशों में साम्यवादी व्यवस्था है, लेकिन आज साम्यवादी व्यवस्था वाला सबसे प्रमुख देश या साम्यवाद का प्रतीक देश तो चीन ही है। चीन की संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था साम्यवादी दर्शन और साम्यवादी दर्शन के व्यवहारिक स्वरूप को समझने में सहायक है। चीन साम्यवादी क्रांति का विशेष स्वरूप। चीन की संवैधानिक पद्धति को महत्वपूर्ण बनाने वाला एक तत्व यह है कि अक्टूबर 1949 की चीन की साम्यवादी क्रांति विशेष प्रकार की रही। सिद्धांत और पद्धति दोनों ही दृष्टि से चीन की क्रांति 1917 की सोवियत रूस की क्रांति से भिन्न है। रूसी क्रांति के विपरीत ये एक रस्सी क्रांति थी, जिसका उदय औद्योगिक क्षेत्र के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इस प्रकार ये चीन की विशेष परिस्थितियों से उत्पन्न चीनी क्रांति थी, बाहर से निर्यात की गई क्रांति नहीं। चीन की क्रांति की सफलता में ने माओ त्से-तुंग को वर्तमान युग में मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन का सबसे बड़ा व्याख्याता बना दिया है। न केवल चीन की साम्यवादी क्रांति वरन चीन की संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था भी सोवियत रूस से भिन्न और मौलिक है।
चीन ने रूस की सोवियत पद्धति को अपनाने के बजाय जनवादी लोकतंत्र की धारणा को अपनाया। ये पद्धति न तो लोकतंत्रीय है और न ही जनवादी, लेकिन ये एक रोचक राजनीतिक प्रयोग और साम्यवादी शासन के सिद्धांत को एक महत्वपूर्ण योगदान अवश्य है। यह सरबराह वर्ग के अधिनायक तंत्र की मार्क्सवादी लेनिनवादी धारणा से भी भिन्न है। चीन की इस जनवादी लोकतंत्र की धारणा ने उत्तरी वियतनाम और उत्तरी कोरिया जैसे पड़ोसी साम्यवादी देशों की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। चीन साम्यवाद और आर्थिक उदारवाद के बीच समन्वय की ओर अग्रसर। चीन साम्यवादी व्यवस्था का प्रतीक देश है, लेकिन चीन की साम्यवादी क्रांति का स्वरूप सोवियत रूस की क्रांति से भिन्न था और साम्यवादी क्रांति के बाद भी चीन की राजनीतिक व्यवस्था और संपूर्ण व्यवस्था में बड़ी मात्रा में गतिशीलता की स्थिति देखी गई। माओ के निधन के पश्चात और विशेषतः पिछले 2 दशकों में डेंग जियाओपेंग, फिर जियांग जेमिन और वर्तमान में हू जिनताओ के नेतृत्व में चीन की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक जीवन को राज्य आरोपित नियंत्रणों से मुक्त और उदारवाद की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। चीन अर्थ प्रधान सभ्यता और संस्कृति की दिशा में आगे बढ़ रहा है और राजनीतिक क्षेत्र में राज्य के नियंत्रण को बनाए रखते हुए भी नागरिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। वियतनाम चौक के नरसंहार तथा इसके बाद भी मानवाधिकार हनन के गंभीर आरोपों से स्पष्ट है कि नागरिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात महज एक बात ही है। लेकिन ये तथ्य है कि चीन आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्द्वंद की स्थिति से गुजरा तथा अब उसने चीन के राजनीतिक नेतृत्व में शीघ्र ही परिवर्तन किया। पहले जियांग जेमिन को और बाद में हू जिनताओ को नेतृत्व की स्थिति प्राप्त हुई। आज समस्त विश्व का ध्यान इस बात पर लगा हुआ है कि चीन राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवादी धारा और उदारवादी धारा के बीच, आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और नियंत्रण प्रधान अर्थव्यवस्था के बीच, सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ के दर्शन तथा स्वतंत्र एवं खुले आधुनिकवादी परिवेश के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य किस प्रकार कर पाता है। साम्यवादी चीन या चीन का जनवादी गणराज्य समस्त विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन भारत के लिए तो चीन की संवैधानिक व्यवस्था और समस्त व्यवस्था का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। भारतीयों के लिए विशेष महत्व। भारत और चीन एशिया के 2 सबसे बड़े और जनशक्ति की दृष्टि से विश्व के 2 सबसे बड़े देश हैं। यदि ये दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परस्पर सहयोग करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दशा और दिशा ही बदल जाएगी। व्यवहार में इन दोनों देशों के आपसी संबंध घनिष्ठ मैत्री की घोषणाएं मैत्री के कमजोर होने, घोर अमैत्री और पुनः मैत्री की ओर बढ़ते चरणों से गुजर रहे हैं। आशा की जा रही है कि इन दोनों देशों के बीच मैत्री और घनिष्ठ मैत्री की स्थिति बनी रहे, लेकिन प्रतिद्वंद्विता की आशंका भी अपनी जगह है। चीन भारत का मित्र हो या प्रतिद्वंदी, भारत के लिए चीन की संवैधानिक व्यवस्था का और समस्त व्यवस्था को समझना आवश्यक है। मित्र की तुलना में प्रतिद्वंदी को समझना और अधिक आवश्यक होता है। चीन और भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या भी लगभग एक जैसी है। बढ़ती हुई जनसंख्या, निर्धनता और अशिक्षा आदि समस्याओं को हल करने में चीन भारत की तुलना में सफल रहा। चीन में जनसंख्या विस्फोट पर रोक लग गई। वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर 0.57% मात्र है और वह केवल 10% लोग निर्धनता की सीमा रेखा के नीचे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था 9.1% की दर से छलांग लगा रही है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था चीन से
भिन्न है, लेकिन इसके बावजूद भारत और चीन एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे लिए न केवल चीन के संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, वरन चीन की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन, चीन की संपूर्ण व्यवस्था का अध्ययन बहुत अधिक महत्व रखता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।